Hello, my dear internationally rated medical doctors, IDMD and FMD friends. So today we are going to discuss about the topic sock, and I am going to explain it all the type of socks, and I am also going to help you how to memorize it, and I am giving you simple mnemonics in this video. And nowadays sock is a hot topic for upcoming all the exams, and it is a 100% expected question for upcoming FMG and NEET PG exam. So without wastage of any time, let's get started. तो गाइज हम सॉक के बारे में आज स्टडी करते हैं। तो सॉक बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टाइप के सॉक्स हैं वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक सॉक या हेमरेजिक सॉक, कार्डियोजेनिक सॉक, न्यूरोजेनिक सॉक, एनाफाइलेक्टिक सॉक एंड सेप्टिक सॉक। एंड जो मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ जो सॉक होता है वो हाइपोवॉल्यूमिक या हेमरेजिक सॉक होता है। एंड जो सेप्टिक सॉक होता है वार्म एंड कोल्ड टाइप का सेप्टिक सॉक होता है। एंड बेली में एक चीज़ बोल रखी है कि अगर हमें किसी भी सॉक की इटियोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये किस टाइप का सॉक है एंड इमरजेंसी केस है, तो बेली ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज हाइपोवॉल्यूमिक या हेमरेजिक सॉक, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ही जो सॉक है वो हाइपोवॉल्यूमिक एंड हेमरेजिक सॉक है। तो अब इसके बाद हम हाइपोवॉल्यूमिक या हेमरेजिक सॉक के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, एंड इसके बाद हम जितने भी सॉक हैं उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि टाइप ऑफ जो हाइपोवॉल्यूमिक सॉक हैं वो इनको क्लास में डिवाइड किया गया है। देयर आर लाइक 4 क्लासेस, एंड ईच वन को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय द परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस्ट, amount of blood lost, and pulse rate, and systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure, respiratory rate, urinary output, and lastly हम लोग इसके बारे में मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि टाइप 1 में जो सबसे इन सब जो टाइप्स हैं इन सब में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस्ट है। वो क्वेश्चंस में मेंशन करके रखता है कि इतने परसेंट ब्लड लॉस्ट हुआ तो किस क्लास का है, या इतने ml ब्लड लॉस हुआ या इतने लीटर ब्लड लॉस हुआ। तो हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, इस चीज़ को याद करना है। तो हम बात करते हैं कि टाइप क्लास 1 में क्लास 1 का क्या सीन है। तो क्लास 1 में 0 to 15% के समथिंग ब्लड लॉस होता है, क्लास 2 में 15 to 13%, एंड क्लास 3 में 30 to 40%, एंड क्लास 4 में लास्टली मोर देन 40% ब्लड लॉस होता है। तो हम इसको इस बिहाफ पे भी याद कर सकते हैं कि इसमें क्लास 4 में मोर देन 40%, 4 से 4 मैच खा गया, एंड क्लास 3 में 30 to 40% के समथिंग ब्लड लॉस हो जाता है। एंड जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के बारे में बात करें तो क्लास 1 में 500 cc, क्लास 2 में 1 लीटर, क्लास 3 में 1.5 लीटर, एंड क्लास 4 में मोर देन 2 लीटर। तो इसके लिए बेसिकली है क्या कि हर एक क्लास में क्लास 1 के बाद जो भी क्लास आ रहे हैं उसमें हम लोगों को 0.5 लीटर ऐड करना है, तो उससे हमको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लास 1 के बारे में, फिर इसके बाद क्लास 2 एंड क्लास 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और लास्टली हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे। तो हम क्लास 1 का एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हमने कभी ना कभी एक ब्लड डोनेट किया ही होगा, तो ब्लड डोनेट करने के बाद जो भी हमारी वाइटल्स होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं, एंड लास्ट में होता क्या है कि हम लोग जब निकलते हैं तो हमें फ्रूटी एंड बिस्किट्स दे दिए जाते हैं। तो सेम सीन इसमें भी है कि हमारे सारे के सारे वाइटल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, एंड मैनेजमेंट में ओरल फ्लूइड्स देंगे। एंड इसके बाद हम क्लास 2 एंड क्लास 3 के बारे में एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो क्लास 2 में पल्स रेट होती है वो इंक्रीज होती है, एंड क्लास 3 में पल्स रेट अपनी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पल्स रेट इंक्रीज होती है वो क्लास 2 में होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें फर्स्ट टाइम पल्स रेट इंक्रीज होती है। एंड अगर हम बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको ये डिसाइड करता है कि कौन सा फेज कंपनसेटेड है, कौन सा फेज नॉन कंपनसेटेड है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है क्लास 2 में नॉर्मल रहता है, तो इस वजह से वो कंपनसेटेड फेज बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों होता है। एंड जो क्लास 3 में होता है उसमें डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम फॉल इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सीन इन द क्लास 3, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टेक होम पॉइंट है। तो इस चीज़ के बारे में हम ध्यान रखेंगे। एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्लास 2 में अपना इंक्रीज हो जाता है। तो हम इसको देख ही लेते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने सबसे पहले क्या हुआ कि ब्लड लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमारा एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम हुआ। अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते ही हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होने लग जाएंगे। एंड एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इनका फंक्शन ही क्या है कि ये अपना टेकिकार्डिया करवा देंगे। तो हाइपोवॉल्यूमिया का जो फर्स्ट इंडिकेटर है या अर्लीस्ट इंडिकेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट एंड अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया इज टेकिकार्डिया। एंड इसके बाद होता क्या है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होने की वजह से अपना पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो पहला क्या होगा कि जो हमारा ब्लड होगा वो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स लाइक हार्ट की तरफ
संट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो जितना भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ पहुंच गया, तो हार्ट में अपने ब्लड की कमी फील नहीं होगी, तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रहने वाला है। तो इसी वजह से इस फेज को कंपनसेटेड फेज बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद होता क्या है कि पेरीफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस के वजह से जब सारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो हमारा पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो डिपेंड करता है पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितना है। तो इस वजह से हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बन जाता है एंड पेरीफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से कोल्ड पेरीफेरीज हो जाएंगी अपनी। ओके, ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्लास 3 में क्या होता है। क्लास 3 में जो अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। इसमें डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि सर्कल जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, एटलीस्ट 1.5 लीटर के समथिंग अपना ब्लड लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम बचता नहीं है, तो फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। अब होता क्या है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। पल्स प्रेशर में होता है, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो पल्स प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि टाइप 2 वाले में हमने अभी पढ़ा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर टाइप 2 में हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर अपना कम हो जाएगा। ओके, एंड हम क्लास 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 3 में क्या होता है कि क्लास 3 में अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो अपना पल्स प्रेशर तो कम हो ही जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में अपनी पल्स प्रेशर नैरो होती है एंड रिस्पायरेटरी रेट क्लास 2 में नॉर्मल रहती है एंड क्लास 3 में इंक्रीज हो जाती है, जिसको टेकिपनिया भी बोलते हैं। यूरिन आउटपुट के बारे में अपन बात करें तो क्लास 2 में नॉर्मल या डिक्रीज होगी, लेकिन क्लास 3 में यूरिन आउटपुट तो कम होनी ही होनी है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम का जो लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड इनका मैनेजमेंट क्या है कि क्लास 2 में हम आईवी क्रिस्टलॉइड्स कर देंगे मैनेजमेंट के तौर पे एंड क्लास 3 में नॉर्मल सेरेन या रिंगर लैक्टेट प्लस कोलॉइड्स भी साथ में देंगे। तो आईवी क्रिस्टलॉइड्स में अपना नॉर्मल सेरेन रिंगर लैक्टेट आ गया। तो क्लास 3 में जब देते हैं तो कोलॉइड्स भी देते हैं, और कोलॉइड्स बेसिकली हैं अपने प्रोटीन। ठीक है, तो कोलॉइड्स बेसिकली अपना प्रोटीन है। एंड अब इसके बाद हम क्लास 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 4 में मोर देन 40% या मोर देन 2 लीटर के समथिंग ब्लड लॉस हो जाता है। तो इसमें जो अपनी वाइटल्स होती हैं वो मेज़र अपना करना इतना आसान नहीं होता, तो वाइटल्स अपनी हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। रिस्पायरेटरी रेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड यूरिनरी आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, तो एनयूरिया होगा एंड इस कंडीशन में हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम एक नोट के बारे में बात करते हैं कि हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो एक फैक्ट को समझ करके हम याद कर लेते हैं कि जब भी पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होंगी एंड जब भी पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ वार्म होंगी। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम सारे के सारे जो शॉक हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, हम इसको याद भी करेंगे कि कैसे ईजी याद कर सकते हैं। तो हम इनको वाइटल्स पे सारे सेमी वाइटल्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लाइक पल्स रेट एंड कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लेके चलेंगे जुगुलर वेनस पल्स। तो वो क्लास 3 हाइपोवॉल्यूमिया का हम में जो होता है वो मेनली हम क्लास 3 शॉक के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके बारे में हमें पता ही है कि पल्स रेट इसमें इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में हमने अभी बात किया कि जब भी पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होंगी। ओके, तो हमारी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होंगी। तो हम पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस से हम एक्सट्रीमिटीज के बारे में बता सकते हैं कि पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कोल्ड एंड कम हो रहा है तो वार्म एक्सट्रीमिटीज होंगी। एंड जुगुलर वेनस पल्स के बारे में देखते हैं। जुगुलर वेनस पल्स जो होता है अपना इसमें कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो अपना सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो हमारा जुगुलर वेनस पल्स कहाँ से बढ़ेगा, तो सर्कुलेटरी, इस वजह से हमारा जेवीपी कम हो जाता है। एंड कार्डियोजेनिक के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियोजेनिक साथ में क्या होता है कि पल्स रेट अपनी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे कि अरिथमिया के केस में अपनी जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है एंड एमआई वगैरह के केस में अपनी, जिसमें हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, पल्स रेट अपनी कम हो जाती है। एंड कार्डियोजेनिक में बेसिकली है क्या कि हमें सारी चीज़ों को यही याद करना है कि और जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने डिटेल्स में देख करके पहले चलते हैं। तो सबसे पहले हम एमआई का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको चीज़ें देखते हैं। एमआई में पहले बेसिकली होता क्या है कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जब अपना हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा उसकी वजह से अपना कार्डियक आउटपुट कम ही होगा, और जब हमारा कार्डियक आउटपुट कम है और हार्ट प्रॉपर पंप ही नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से हमारा जेवीपी
बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। इसकी वजह से अपना कार्डियक आउटपुट अपना कम हो गया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी अपना कम हो जाएगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वो कोल्ड हो जाएंगी एंड उसके बाद फर्दर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से अपना पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है कि इसमें कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कम हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस अपना ज़्यादा हो जाएगा एंड जेवीपी बढ़ जाएगा। जेवीपी बढ़ने का रीज़न ये है कि अपना हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। एंड इसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में अपन बात करते हैं। तो न्यूरोजेनिक शॉक में बेसिकली होता क्या है, न्यूरोजेनिक में सबसे अच्छा है कि न्यूरोजेनिक एन से आ रहा है, एन से अपना हिंदी में अपना वर्ड्स होता है नीचे, तो सारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी, तो सारी चीज़ें कम होंगी इसमें। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें सारी चीज़ें कम कैसे हो जाती हैं। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक शॉक का बेसिकली एग्जांपल है अपना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता क्या कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड अपनी एग्जांपल लेते हैं कि कट गया। ठीक है, तो हम न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में बात करते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ एंड स्पाइनल कॉर्ड गेट कट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, जब भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर कट हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी सिंपैथेटिक टोन जो है वो अपनी खत्म हो जाएगी। तो जब सिंपैथेटिक टोन खत्म हो जाएगी तो उसकी वजह से अपनी हार्ट रेट क्या होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का अपना फंक्शन ही है कि अपने हार्ट रेट को बढ़ाना। जब सिंपैथेटिक सिस्टम ही नहीं बचा है तो अपना हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ क्या होगा कि अपना सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ना होकर वेसो डायलेशन होगा। वेसो डायलेशन की वजह से अपनी जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ब्लड की वजह से हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होंगी वो वार्म हो जाएंगी, तो वार्म एक्सट्रीमिटीज होंगी एंड पूलिंग ऑफ ब्लड होगा। एंड पूलिंग ऑफ ब्लड के वजह से अपने लेग्स में सारी की सारी जो ब्लड है अपने पेरीफेरी एक्सट्रीमिटीज़ में है सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो अपना जेवीपी जो है वो वीनस रिटर्न है वो अपना कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो अपना जेवीपी कमी हो जाने वाला है एंड वीनस रिटर्न कम होने की वजह से अपना कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी अपना कम हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स है और हमको याद इतना ही रखना है कि सारे के सारे वाइटल्स अपने न्यूरोजेनिक शॉक में कम हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक को हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर इसके बाद समझते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में हम देख रहे हैं। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली रिएक्शन हो गई, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि कोई भी एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा उसमें अपना हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन अपना क्या है, हिस्टामिन अपना एक पोटेंट वेसोडाइलेशन करवाता है, तो जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा एंड वो सेम साइकिल चलेगा जो न्यूरोजेनिक शॉक में चला था कि उसके बाद से वार्म एक्सट्रीमिटीज होंगी क्योंकि पुलिंग ऑफ ब्लड होगा, जिसकी वजह से अपना वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा एंड वीनस रिटर्न डिक्रीज होने की वजह से जेवीपी कम हो जाएगा एंड जेवीपी कम हो जाएगा एंड साथ ही साथ वीनस रिटर्न कम होने की वजह से अपना कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है जिसकी वजह से अपना डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपन न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरोजेनिक शॉक में तो अपना स्पाइनल कॉर्ड कट होने की वजह से सिंपैथेटिक टोन जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि अपना स्पाइनल कॉर्ड कट हो रही है ऐसा कुछ है। तो इसमें जो सिंपैथेटिक टोन है वो नॉर्मल रहती है, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एंड सिंपैथेटिक टोन नॉर्मल रहने की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करेगी एंड जब बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो अपनी हार्ट रेट इंक्रीज होगी एंड इसके वजह से पल्स रेट बढ़ेगा। ये जो है ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। तो इसी के वजह से अपना जो पल्स रेट होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में वो इंक्रीज होता है और बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो न्यूरोजेनिक शॉक के जैसी ही होती हैं। ठीक है, एंड अब इसके बाद हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। तो सेप्टिक शॉक देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेप्टिक शॉक्स लाइक वार्म शॉक एंड कोल्ड शॉक। तो सबसे पहले हम वार्म शॉक के बारे में बात करते हैं। वार्म शॉक एक्चुअली है क्या, वार्म शॉक कुछ नहीं है, एक हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन वाली कंडीशन है। तो हाइपर डायनेमिक वाली सर्कुलेशन वाली कंडीशन है, तो हम इसके बारे में भी एक बार सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। जो वार्म सेप्टिक शॉक है हाइपर डायनेमिक कंडीशन, हाइपर डायनेमिक कंडीशन में होगा क्या कि जो अपना हार्ट है वो बहुत फास्ट वर्क करेगा। तो जब फास्ट वर्क करेगा तो इसके वजह से जो अपने पल्स रेट है, कार्डियक आउटपुट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। एंड होगा क्या कि जितना भी अपना ब्लड है वो जो जाएगा वो उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगा। तो हमारा जो बैकलॉग होगा ना वो बैकलॉग ऑफ प्रीलोड डेवलप ही नहीं होगा, जिसकी वजह से अपना जेवीपी नॉर्मल होगा। ये एक अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसमें वार्म शॉक में पेरीफेरल जो अपना पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है एंड बाकी सब जो कंडीशंस होती हैं वो अपनी बढ़ जाती हैं एंड जेवीपी अपना नॉर्मल होता है। एंड वार्म का मतलब क्या है, वार्म से हम अपना पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को देखते हैं, वार्म मतलब गर्म। तो इसमें होना क्या चाहिए, हम अपना जो अपन ने जो कॉन्सेप्ट्स बनाया था कि जो अपन ने भी नोट लिखा हुआ था कि जब भी अपना पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा अपनी वार्म एक्सट्रीमिटीज होंगी।
ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी थी। तो हमारे यहाँ पास वार्म सेप्टिक शॉक में हमारा वार्म वर्ड्स मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो इससे भी हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। एंड जेवीपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इतना फास्टली हार्ट वर्क करेगा कि कोई भी बैकलॉग आप प्रीलोड डेवलप ही नहीं होगा, इसकी वजह से अपना जेवीपी नॉर्मल होगा। एंड कोल्ड शॉक में कुछ भी नहीं करना है। कोल्ड शॉक में अपन को कार्डियोजेनिक शॉक का पूरी चीज़ें वैसी की वैसी कॉपी कर देनी, सेम टू सेम कंडीशन कोल्ड शॉक में। So thank you so much for watching this video. I hope you like this video, and I hope कि all your queries and concepts are clear now. If you want these kind of videos, comment in the section. And if you have any queries related to FMG exam and upcoming NET exam, you can personally DM me. Thank you so much again for watching this video.